क्या आप लोग देश के फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने देश के हिस्ट्री ऑफ वेल्थ को समझ लिया है। मैंने पिछले कई सालों की रिसर्च को पढ़ा और मुझे पता चला कि आखिर हिस्ट्री ऑफ वेल्थ क्या होती है और हम लोग किस तरीके से देश में आगे बढ़े और हमारी इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आई। अब इस चैनल पर मैं यूजुअली ऐसी वीडियोस नहीं बनाता हूं, लेकिन आज मैं इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि ये पूरी देश को जानने की ज़रूरत है कि आखिर हमारी इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो हुई और हम लोग अभी किस जगह पर एग्जिस्ट करते हैं ताकि हम लोग वेल्थ को क्रिएट कर पाएँ। ये पहली बार यूट्यूब पर कोई बना रहा है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इस पर फाइंड कर लिया कि इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो हुई और मैं आपको आज वही बताऊंगा। तो आज मैं तुम लोग को पूरी की पूरी हिस्ट्री बता दूंगा इकोनॉमी की, वेल्थ की, पैसों की। तो सबसे पहले तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ इकोनॉमी। तुम लोग को जब इकोनॉमी पता ही नहीं रहेगा तो फिर तुम लोग इकोनॉमिक सिस्टम वगैरह कैसे समझोगे। तो इकोनॉमी तुमको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल वगैरह में नहीं बताने वाला हूँ भाई। इकोनॉमी कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो मैं तुम्हें डिफ़ाइन कर दूँ, और मैं यहाँ पर कोई स्कूल नहीं चला रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स तुम्हें पढ़ाना शुरू कर दूँ। इकोनॉमी जस्ट एक इमेजिनेशन है। तुम्हारी खुद की इकोनॉमी हो सकती है, देश की इकोनॉमी हो सकती है, वर्ल्ड की इकोनॉमी हो सकती है। ये बस पैसों को नापने का एक ज़रिया है कि इस इकोनॉमी में इतना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। बस वही है भाई, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ इस पेपर का, ठीक है। पेपर को यहाँ पर मैं चिपका देता हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए कि क्या क्या करना है। तो ये चिपका रहा हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं आज से 2000 साल पहले, 0 से लेके 1750 के बीच, जिससे मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर एज। इसे कहा जाता है 0 से लेके 1750s तक जो एज थी उसे कहते हैं एग्रीकल्चर एज। याद रखना इसे। एग्रीकल्चर एज में क्या हुआ कि जितने भी लोग थे वो पैसा कमाने के लिए ज़मीन में कुछ प्रोड्यूस करते थे, क्रॉप्स उगाते थे, या फिर एनिमल्स के द्वारा वो लोग पैसे कमाने की कोशिश करते थे। अब सभी एज के बारे में बहुत ही ध्यान से समझना। सभी एज की कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन है, कुछ ना कुछ कैटेगरीज है जो मैं तुम्हें समझाते हुए चलूँगा। तो सभी एज के बारे में समझने की कोशिश करना। अब ये जो तुम्हारी एग्रीकल्चर एज हुआ करती थी, इस टाइम पर 2 कैटेगरी थी, रिच और पीजेंट्स। रिच वो लोग हुआ करते थे जिनके पास सारी की सारी लैंड हुआ करती थी। ये लैंड और यहीं से एक टर्म का फॉर्मेशन हुआ जिसे कहते हैं लैंडलॉर्ड। जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे वो लोग रिच थे, जिनके पास भी सारी ज़मीन हुआ करती थी वो लोग रिच थे एग्रीकल्चर एज में। और पेजेंट्स जो हमारी दूसरी कैटेगरी है, ये वो फार्मर हुआ करते थे जो लैंडलॉर्ड के नीचे काम किया करते थे, उनके ज़मीनों पर जाके क्रॉप्स उगाया करते थे और उनके लिए बेसिकली वो काम किया करते थे, पेजेंट्स। इस एज में कोई भी 9 to 5 सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता था। जो पुअर फार्मर्स थे, जो पेजेंट्स थे, वो बस लैंडलॉर्ड्स के लिए, रिच के लिए काम किया करते थे और वो अपनी ज़िंदगी भर उसी क्रॉप को उगाने के लिए उसी ज़मीन में वो काम किया करते थे जैसा उन्हें इंस्ट्रक्शन मिलता था, ताकि वो अपना खुद का भी घर चला पाएँ। और बाकी उनका पूरा सिस्टम ही यही था कि भाई उन्हें ज़िंदगी भर 24 घंटे, साल का 365 दिन बस उन्हें काम करना था। उनके पास कोई भी ऐसा रेस्ट वगैरह का सिस्टम नहीं था। वो बस सिर्फ और सिर्फ काम किया करते थे। उनके जो बच्चे हुआ करते थे वो भी काम ही किया करते थे। तो अब इस एज की एक स्पेसिफिक बात यह है कि इस एज में वेल्थ क्या था। देखो मैं तुम्हें वेल्थ के बारे में बता रहा हूँ, तो इस एज में क्या वेल्थ था तुम ज़रा सोचो। एग्रीकल्चर एज में जो वेल्थ था वो था लैंड, ठीक है। एग्रीकल्चर एज में क्या वेल्थ था? लैंड। जिसके पास लैंड था वो अमीर थे, जिसके पास लैंड नहीं है वो गरीब हैं, वो नौकरी करेंगे, बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर तुम लैंडलॉर्ड के घर में पैदा हुए तो तुम रिच क्लास में जाओगे, अगर तुम फार्मर के घर में पैदा हुए तो तुम पुअर क्लास हो, तुम पेजेंट हो। बस 2 ही चीज़ एग्जिस्ट किया करती थी, कोई भी दूसरी चीज़ एग्जिस्ट नहीं किया करती थी और कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे तुम खुद का पैसा बना पाओ। सब कुछ गॉड पे डिपेंडेंट था। अच्छा, अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि आज के ज़माने में जो लैंड को होल्ड करते हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं, क्या वो आज भी अमीर हैं? तो इसका आंसर है हाँ भाई, आज भी वो अमीर हैं, आज भी वो वेल्थी हैं। लेकिन
उस टाइम पे क्या था, एग्रीकल्चर एज में क्या था कि उस टाइम पर सिर्फ तरीका ही एक था कि जो लैंड है जिनके पास सिर्फ वही अमीर है, उनके पास ही सिर्फ सारा पैसा जाएगा। उसके अलावा कोई भी अदर ऑप्शन नहीं था कि तुम कोई जॉब कर लो, तुम कोई सेल्स में जॉब करो, कुछ भी ऑप्शन नहीं था भाई। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम बस पैदा हुए अगर सही जगह पर तो तुम वेल्दी हो, वरना तुम वेल्दी नहीं हो। एग्रीकल्चर एज में अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड थी, वेल्थ प्रोडक्शन लिमिटेड मात्रा में होता था। तुम ज़्यादा वेल्थ क्रिएट ही नहीं कर सकते थे। तुम प्लांट लगाओ, सीड लगाओ, वेट करो, 7-8 महीने वेट करो कि वो प्लांट में बदले, क्रॉप हो, मेरा अच्छा क्रॉप हो, उसके बाद तुम उसे हार्वेस्ट करके उसे तुम फिर अपना घर चलाते थे। अपॉर्चुनिटी लिमिटेड थी, वेल्थ प्रोडक्शन भी लिमिटेड था। तो अब हम लोग आगे बढ़े। हर एज के बारे में जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम्हें याद रखना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़े 1750 से लेके 1950, जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल एज। इंडस्ट्रियल एज में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब लोग अमीर पैदा नहीं हुए, यानी कि अगर तुम गरीब पैदा हुए हो तब भी तुम अमीर बन सकते हो। इंडस्ट्रियल एज में पहली बार ऐसा हुआ कि लोग वेल्थ खुद से बना पा रहे थे, लोग खुद से कुछ क्रिएट कर पा रहे थे, तब वो लोग वेल्थ क्रिएट कर सकते थे। तो इंडस्ट्रियल एज में जो वेल्थ थी वो क्या थी? इंडस्ट्रियल एज में जो वेल्थ थी वो थी मशीन्स, ठीक है। जिसके पास भी मशीन्स थी वो वेल्थी था। इसी टाइम पर हेनरी फोर्ड, टाटा, बिरला ऐसे लोग आए और वो लोग मशीन का यूज़ करके अमीर बने। उससे भी बड़ी चीज़ ये हुई कि फैक्ट्रीज बनना स्टार्ट हो गई। क्योंकि मशीन्स बन रही थी इसीलिए फैक्ट्रीज भी बनना स्टार्ट हो गई। काफ़ी सारी फैक्ट्रीज बनना स्टार्ट हुई जहाँ पर मशीन्स का यूज़ करके लोग ऑपरेट कर रहे थे, लोग हेल्प कर रहे थे एक दूसरों की। अब चीज़ क्या हुई ये समझो। जो फार्मर अब तक गरीब थे एग्रीकल्चर एज में, मतलब जो फार्मर, जो पेजेंट्स थे, जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पर वर्क कर रहे थे, लैंडलॉर्ड की ज़मीन पर वर्क कर रहे थे, ठीक है। अब तक वो छोटे घरों में रह रहे थे, अब तक वो लोग गरीब थे, उनके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं हुआ करता था। लेकिन इंडस्ट्रियल एज में क्या हुआ, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ का मालिक था, जो बड़ा बिजनेसमैन था, जो बहुत बड़ा टाइकून हुआ करता था उस जगह का, उसने क्या किया, उसने बोला इन पेजेंट्स को जाके, इन पुअर फार्मर्स को जाके, फार्मर्स तुम लोग इतना ज़्यादा मेहनत करते हो, तुम लोग 14-15 घंटे एक ज़मीन में देते हो, दिन रात मेहनत करते हो क्रॉप उगाने के लिए, तभी तुम लोग के पास पैसा नहीं होता या फिर तुम लोग का घर नहीं चल पाता है। क्यों ना मैं तुम लोग को एक ऑफ़र दूँ। ऑफ़र ये है कि तुम हमारी फैक्ट्रीज में काम करो और तुम्हें 14-15 घंटे 7 दिन काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम यहाँ पर सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आओ, 9 to 5 तुम्हारी ड्यूटी रहेगी। आराम से फैक्ट्री में वर्क करो, मेहनत करो 9 to 5, और तुम्हें 7 दिन वर्क करने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम बस 5 दिन वर्क करो और 2 दिन तुम्हारी छुट्टी। तुम हमारे फैक्ट्री में 7 दिन लगातार वर्क भी नहीं करोगे, 2 दिन आराम से तुम्हारी छुट्टी। और उससे भी बड़ी बात, अगर तुम लोग अच्छा काम करते हो तो जब तुम लोग 60 ईयर्स के हो जाओगे और तुम मेरी फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हो तो 60 ईयर्स के बाद मैं तुम्हारा केयर ऑफ कर लूँगा, मैं तुम्हारी फैमिली को देखूँगा। तुम्हें किसी चीज़ की चिंता की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें 60 साल तक आराम से वर्क करना है और बाद में मैं तुम्हारा फैमिली आराम से देख लूँगा, सब कुछ तुम्हारा वेल प्लान्ड रहेगा। अब ज़रा सोचो, अगर तुम लोग उस वक्त फार्मर रहते तो तुम लोग इस ऑफ़र को सुनकर क्या बोलते? तुम लोग बोलते भाई प्लीज़ मुझे रख लीजिए। और ऐसा ही हुआ। जितने भी सारे पुअर फार्मर्स थे वो सभी लोग बोले कि प्लीज़ मुझे रख लीजिए अपने फैक्ट्री में, मुझे इस बेकार जगह पर नहीं काम करना है, इन लैंडलॉर्ड के बदले में नहीं काम करना है। तो उस वक्त क्या हुआ, जितनी भी सारी मशीन फैक्ट्रीज थी, जितने भी सारे मशीन बिल्डिंग फैक्ट्रीज थे जो बड़ी बड़ी मशीन का यूज़ किया करते थे, बनाया करते थे, वो लोग दुनिया के सबसे रईस इंसान बन गए। रॉकफेलर, हेनरी फोर्ड, टाटा, बिरला, इंडिया ले लो, वर्ल्ड ले लो, जहाँ पर भी मशीन्स बिल्ड हुई, फैक्ट्रीज बिल्ड हुई, वो लोग अमीर बनते गए। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ क्या हुई बताओ? इतिहास में पहली बार एक और क्लास का जन्म हुआ
जिसे कहते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ये जन्म इसी इंडस्ट्रियल एज में हुआ, क्योंकि अब लोग के पास टाइम हुआ करता था, क्योंकि अब लोग 7 दिन नहीं काम कर रहे थे। जो पुअर फार्मर्स थे वो अब बस 5 दिन काम कर रहे थे, और उनके पास वेकेशन का टाइम हुआ करता था, उन्हें हॉलीडेज़ मिल जाती थी। वो लोग बहुत मस्त ज़िंदगी जी रहे थे यार। उन्हें लग रहा था कि हमारी ज़िंदगी अब अच्छी होते जा रही है, क्योंकि पहले तो वो दिन रात बस एक ही खेत में काम किया करते थे। 7-8 महीने तक उन्हें खाने का कोई फैसिलिटी नहीं मिला करता था। लेकिन अब वो लोग पैसे भी कमा रहे थे, बस 5 दिन काम कर रहे थे और आराम से घर में टाइम बिता पा रहे थे, क्योंकि सुबह 9 to 5 बस काम करना रहता था। घर पे आके वो अपने चाइल्ड के साथ काम किया करते थे, अपने चाइल्ड के साथ समय बिताया करते थे। तो अब 3 क्लास हो गई, रिच क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास। और रिटायरमेंट का भी कॉन्सेप्ट इसी एज में बॉर्न हुआ कि तुम्हें बस 60 साल काम करना है, उसके बाद तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब धीरे धीरे इस एज में हम लोग आगे बढ़े। 1750 से थोड़ा सा और आगे बढ़ते गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पुअर फार्मर खुश थे कि यार मेरी तो अच्छी रेस चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। एक दिन मैनेजर आया और पुअर फार्मर, मान लो कि हम लोग बिल्लू लेते हैं, ठीक है, बिल्लू। तो मैनेजर जो कंपनी का बिजनेस था, जो बिजनेस मैनेजर था, वो आया बिल्लू के पास। बिल्लू तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वाह, तुम्हारी काम से मैं खुश हूँ, तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, फैक्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हो कई सालों से। क्यों ना तुम 4 साल स्कूल जाओ और एक एजुकेशन डिग्री लेके आओ, और उसके बाद तुम और अच्छा काम कर पाओगे। और 4 साल की एजुकेशन के बाद, या फिर जो भी तुम्हारी एजुकेशन होगी कपल ऑफ ईयर्स की, उस एजुकेशन के बाद मैं तुम्हारी इनकम रेज कर दूंगा। अब बिल्लू खुश हुआ और उसने सोचा थोड़ा देर पहले कि क्या करना चाहिए। उसने बोला बिजनेस मैनेजर को कि ठीक है, मुझे साइन कर दो, आप मुझे साइन कर दो, मैं 4 साल जितनी भी साल की स्कूलिंग होगी मैं लाऊंगा। और वो खुश था कि अब तो मेरी इनकम रेज होने वाली है। अब वो खुशी खुशी घर गया काम वाम करके। अब अपने घर में वो बैठा हुआ था, आराम से डिनर कर रहा था। उसने अपने बच्चों को बताया, बच्चों आज जानते हो मालिक आए थे, उन्होंने कहा कि बस कुछ साल मैं एजुकेशन ले लूँ, उसके बाद मुझे उस फैक्ट्री में वर्कर की तरह काम करना नहीं पड़ेगा और मुझे रेज मिल जाएगा और मेरी इनकम भी बढ़ जाएगी। तुम लोग भी स्कूल में जाओ बच्चों, बहुत फ़ायदा है, तुम लोग को फैक्ट्री में बेकार की तरह काम नहीं करना पड़ेगा, तुम लोग को रेज भी मिल जाएगा और तुम लोग की पोजीशन भी अच्छी हो जाएगी। तो बच्चों ने कहा ठीक है। बच्चों को तो नहीं समझ में आया ना, बस ठीक है, उसने कह दिया ठीक है। अब वो पुअर फार्मर जो कि अभी फैक्ट्री में काम कर रहा था, अब उसे एक रेज मिल गया, इनकम रेज मिल गया। 4 साल जो भी उसकी कपल ऑफ ईयर्स की एजुकेशन थी, उसने एजुकेशन ली और अब उसे रेज मिल गया। अब मालिक ने उसे पीपल का सुपरवाइज़र बना दिया कि जो भी लोग अब फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तुम अब इन्हें सुपरवाइज़ करोगे, इन्हें देखोगे कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं और इनका पूरा तुम्हें काम का लिस्ट बनाना है, ठीक है। रेज मिल गया बिल्लू को। अब कुछ सालों बाद बिल्लू जब काम कर रहा था, तो कुछ सालों बाद मैनेजर फिर से आया बिल्लू के पास। बिल्लू क्या शानदार काम कर रहे हो दोस्त, मैं तुम्हारे काम से इम्प्रेस हो चुका हूँ, क्या मस्त काम कर रहे हो, सब लोग फैक्ट्री में सही से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा सुपरवाइज़र का काम कर रहे हो तुम, बहुत अच्छे बिल्लू, बहुत अच्छे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ऑफ़र है, तुम बस 2 साल और चले जाओ स्कूल में और एक डिग्री आती है MBA की, उससे कर लो, उसके बाद तो मैं तुम्हारी इनकम डबल कर दूंगा, जितनी तुम्हारी इनकम है उससे डबल इनकम। और तुम्हें अब इन लोगों को सुपरवाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, अब तुम हमारी मशीन को सुपरवाइज़ करोगे। अब जो मशीन हम लोग बना रहे हैं, अब तुम इन मशीन को ऑपरेट करोगे, अब तुम्हें इन लोगों को भी देखने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम 2 साल और एजुकेशन सिस्टम में जाओ और तुम अब मशीन को सुपरवाइज़ करोगे। बिल्लू ने कहा कि प्लीज़ साइन कर दो भाई, प्लीज़ साइन कर दीजिए मालिक। और उसने साइन कर दिया। अब बिल्लू घर गया और वो बच्चों के साथ बैठ के खा रहा था। उसने बोला, बच्चों बस कुछ साल और स्कूल चले जाओ, एक MBA ले लो, उसके बाद तो तुम्हें सुपरवाइज़र बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे चले जाओगे और तुम्हें अब सिटी जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मशीन को मैनेज करोगे डायरेक्ट। बच्चों ने कहा कि ठीक है, आप जैसा कहो पापा। और यहीं से एक सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन हुआ, जिसे कहते हैं
ट्रेडिशनल एजुकेशन। लोग इंडस्ट्रियल एज में ट्रेडिशनल एजुकेशन को सक्सेस मानने लगे। जिसके पास अच्छी जॉब हुआ करती थी, अच्छी फैक्ट्री में जॉब हुआ करती थी, वही सक्सेसफुल कहलाने लगा सोसाइटी में। क्योंकि सब लोग गरीब थे तो सभी को लगता था कि भाई इसके पास ट्रेडिशनल एजुकेशन है तो वो सक्सेसफुल है। लेकिन सवाल तो मेरा तुमसे है, तुम्हें क्या लगता है भाई कि ये ट्रेडिशनल एजुकेशन वाली जो पूरी की पूरी साइकोलॉजी थी जो कि इसी इंडस्ट्रियल एज से आई 1950 के टाइम में, क्या यह अभी 21st सेंचुरी में वर्क करता है? जरा सोचो इस बारे में। 50 साल पहले बनाई गई हुई चीज़ क्या आज की हमारी इंडियन सोसाइटी में वर्क कर रही है? तुम्हें लग रहा है कि ये वर्क कर रही है? कमेंट में बताना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 1950 से लेके 1978 तक। इसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एज। ये वो युग था जहां पर फ्रेंचाइजीज बने, चेन स्ट्रक्चर बने, वेंडिंग मशीन्स बनाया गया, टीवी का फॉर्मेशन हुआ, टीवी कॉमर्शियल्स बने। और इस युग में डिस्ट्रीब्यूशन एज में बताओ वेल्थ क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन एज में आउटलेट्स वेल्थ था। जिसके पास भी ज़्यादा आउटलेट्स थे, जिसके पास भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करने की पावर थी, वो अमीर बने। मैकडोनाल्ड्स, सैम वॉल्टन और काफ़ी सारे नेटवर्क मार्केटिंग ग्रुप्स या फिर बहुत सारे लोग जिनने भी आउटलेट्स बनाई, जिनने भी पिज़्ज़ा हट ले लो तुम लोग, मतलब जो भी उस टाइम में आउटलेट बने वो ग्रो हुए। मतलब जिसने भी अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका खोज लिया वो उस टाइम अमीर बनते गए। अब तुम लोगों ने एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि इन सभी एज में कौन लोग अमीर बने? इन सभी एज में वही लोग अमीर बने जो लोग इकोनॉमी को समझ पाए और इकोनॉमी के हिसाब से अपने आप को ढाल पाए और उसी चीज़ का यूज़ करके वो लोग गरीब से अमीर बन पाए। जैसे कि इंडस्ट्रियल एज में उन लोगों को पता था कि मैं अभी मशीन की इकोनॉमी में जी रहा हूँ, इसीलिए उन लोगों ने मशीन के बारे में सोचा और मशीन्स बनाई, और जिन लोगों ने भी मशीन बनाई वो अमीर बने। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन एज में लोगों को पता था कि डिस्ट्रीब्यूशन एज चल रहा है, इकोनॉमी उन लोगों ने पता कर लिया था, फिर उन लोगों ने आउटलेट्स बनाई, मैकडोनाल्ड बर्गर की आउटलेट, मोमोज की आउटलेट, पिज़्ज़ा की आउटलेट और बहुत सारी बजाज की आउटलेट, मतलब फ्रेंचाइजी सिस्टम खोला, जिसकी वजह से वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन एज में अमीर बने। तो बेसिक पैटर्न तुम्हें ये समझना होगा कि वो लोग अमीर कैसे बन रहे हैं गरीब से, जबकि ये लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये लोग अमीर इसलिए बन पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने इकोनॉमी को बेटर तरीके से समझा जिसमें वो लोग रहते थे। इन लोगों को पता था कि अभी 1950 चल रहा है तभी ये इकोनॉमी है। इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट किया इकोनॉमी को, इसलिए ये लोग अमीर बने। तो तुम लोग अब तक मेरे साथ जुड़े हुए हो, एक्साइटेड हो? हम लोग धीरे धीरे जल्दी आगे बढ़ रहे हैं ताकि तुम लोग को मेन राज की बात पता चल पाए कि अभी हम लोग किस इकोनॉमी में हैं। तो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। 1970 तक हम लोग आ चुके हैं। अब इससे आगे आता है हम लोग का 1978 से 1994 तक टेक्नोलॉजी एज। टेक्नोलॉजी एज यही वो एज था जहां पर बिल गेट्स, माइकल डेल ये सब आए और उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया वगैरह वगैरह। कंप्यूटर का फॉर्मेशन हुआ, कंप्यूटर आई टेक्नोलॉजी एज में, और भी बहुत सारी चीज़ें आई टेक्नोलॉजी के अनुसार। लैपटॉप वगैरह, सुपर कंप्यूटर, ये सब बिल्ड होना शुरू हुआ। और टेक्नोलॉजी एज में जितनी भी सारी टेक्नो हाउ वाली चीज़ थी वो चीज़ पॉपुलर हुई। मतलब कि टेक्नोलॉजी एज में क्या वेल्थ थी? टेक्नो हाउ। जिससे भी टेक्नोलॉजी बनाने के बारे में आता था, जिससे भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आता था, सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज था, टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज था, वो लोग अमीर बनते गए। उन लोगों ने अपनी नॉलेज शेयर की। कंप्यूटर साइंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजी एज में हुआ। जितने भी सारे तुम्हें ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिखाई दे रहे हैं, जितने भी सारे तुम्हें इंजीनियर्स दिखाई दे रहे हैं, सभी टेक्नोलॉजी एज में ही सबसे ज़्यादा बिल्ड होना स्टार्ट हुए। लोगों का टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, माइकल डेल, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग आए जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट
बढ़ाते गए और लोगों का भी इंटरेस्ट बढ़ते गया और इतिहास में पहली बार टेक्नोलॉजी एज में ही इतिहास में पहली बार लोग जल्दी अमीर बनना स्टार्ट हो गए। अब इन तीनों एज में टाइम लग रहा था अमीर बनने में। एग्रीकल्चर एज में टाइम लगता था, इंडस्ट्रियल एज में मशीन बनाने में टाइम लगता था, आउटलेट में टाइम लगता था, लेकिन टेक्नोलॉजी एज में टेक्नो हाउस सीख के तुम आराम से 5 से 10 साल में अमीर बन सकते थे। इतिहास में पहली बार वेल्थ फास्ट क्रिएट होना शुरू हो गया क्योंकि जल्दी जल्दी दुनिया ग्रो कर रही थी, दुनिया बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही थी। लेकिन एक बात फिर से याद रखना, टेक्नोलॉजी एज अभी जा चुकी है, इसकी स्कोप अभी तो नहीं है। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई मैं तो अभी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, बनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी स्कोप नहीं भाई, तुम वेल्दी नहीं बन पाओगे। अब सिंपल से बात मैं बस तुम्हें इतना बोलना चाह रहा हूँ कि मेक द वर्क फिट इन द एज यू लिव इन। मेक द वर्क फिट इन द एज यू लिव इन। वैसा ही वर्क करो जिस एज में तुम रहते हो, तभी तुम वेल्दी बन पाओगे। ठीक है, कोई भी दूसरी एज की सिस्टम फॉलो करोगे तो फिर तुम्हारा जल्दी वेल्दी बनना पॉसिबल नहीं। वेल्दी तो कोई भी बन जाता है, लेकिन जल्दी वेल्थ क्रिएट करना इंपॉर्टेंट काम है। ज़्यादातर लोग वेल्दी इसीलिए नहीं बन पाते क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, लेकिन आज तुम लोगों को पता चल गया है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग अगला एज जो मेरा फेवरेट एज है क्योंकि इसी एज में वो हुआ जिसकी वजह से हम लोग आज जुड़े हुए हैं। 1994 से 2003 द इंफॉर्मेशन एज। इंफॉर्मेशन एज में क्या हुआ, गैस करो क्या हुआ। गूगल बना, इंटरनेट बना, फेसबुक बनने वाला था जिसके वजह से हम लोग आज जुड़े हुए हैं। इंफॉर्मेशन एज में इंटरनेट बना और इंफॉर्मेशन एज में वेल्थ क्या था जरा तुम सोचो। इंफॉर्मेशन एज में वेल्थ कुछ और नहीं, इंफॉर्मेशन ही वेल्थ था भाई। जो लोग इंफॉर्मेशन को होल्ड कर रहे थे, जो लोग इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करना जानते थे, जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी वो वेल्दी बने। गूगल ने क्या किया जरा सोचो। गूगल ने कुछ भी नहीं किया, वो बस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम लोग के सामने प्रेजेंट करता है। तो इतिहास में पहली बार एक और नई चीज हुई कि वो लोग भी अमीर बनना स्टार्ट हो गए जिनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन था। लोग कुछ भी नहीं ओन करते हुए भी अमीर बनना स्टार्ट हो गए। जरा तुम सोचो, मार्क जुकरबर्ग के पास 1 रुपये का कुछ सामान नहीं है, वो बस इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट कर रहा है। गूगल के पास खुद का कुछ नहीं है, वो बस इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट कर रहा है। 2003 तक भी जिसके पास इंफॉर्मेशन थी, जो लोग इंफॉर्मेशन का सोर्स प्रोवाइड कर सकते थे, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकते थे, याहू भी इसी टाइम बना है, वो अमीर बनते गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2003 से लेके, मुझसे भी वेट नहीं हो रहा है 2003 से लेके 2008 तक इंफोटेनमेंट एज। इस एज में तो और भी बहुत कुछ चीज़ें हुई। इंफॉर्मेशन एज के बाद ठीक उसके बाद आई इंफोटेनमेंट एज। इंफोटेनमेंट एज में चीज़ें बहुत फास्ट हो गई। अच्छा, एक चीज़ तुम लोग नोटिस कर रहे हो, जब हम लोगों ने एग्रीकल्चर एज किया तब ये बहुत ज़्यादा दिन तक टिका, उसके बाद एज छोटी होते जा रही है। ज़रा देखो तुम ध्यान से, क्योंकि दुनिया फास्ट मूव कर रही है भाई। अब तुम लोग को नेटफ्लिक्स देखने के लिए आराम से तुम घर में बैठ के नेटफ्लिक्स देख सकते हो, तुम्हें कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं मूवीज़ देखने के लिए। अब तुम्हें खाना ऑर्डर करना है, घर में बैठ के स्विगी कर सकते हो। अब तुम्हें कहीं जाना है बाहर, तो तुम्हें 10 घंटे किसी ट्रेन का वेट करने का जरूरत नहीं है, तुम आराम से फ्लाइट बुक कर सकते हो, तुम आराम से ट्रेन बुक कर सकते हो, तुम आराम से ऊबर बुक कर सकते हो, जिससे तुम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। इंफोटेनमेंट एज में जिसके पास इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों प्रोवाइड करने की क्षमता थी, वो लोग अमीर बने। अब इसी एज में फ़ोन इन्वेंट हुआ, इसी एज में टेलीफोन इन्वेंट हुआ, सब कुछ इसी एज में इन्वेंट हुआ है, इंफोटेनमेंट एज में। ज़रा समझो एक बात को, इंफोटेनमेंट एज में एक बहुत ही बड़ी चीज़ हुई, एक बहुत ही बड़ी चीज़ जिसने पूरी दुनिया बदल दी। गैस कर पा रहे हो कि वो क्या चीज़ थी? 2007 में वो चीज़ हुई।
2007 में इंफोटेनमेंट एज में एक चीज हुई जिसने पूरी की पूरी वर्ल्ड को बदल दिया। वो चीज थी आईफोन। जी हाँ दोस्तों, 2007 में इन्वेंट हुआ आईफोन। 2007 में ही आया ऐप स्टोर। 2007 के बाद से ही फ़ोन बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, एंड्रॉयड बिल्ड होना। 2010 में शायद एंड्रॉयड आया। इस तरीके से हम लोग का वर्ल्ड टोटली बदल चुका था इंफोटेनमेंट एज के बाद। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कुछ साल बाद, जब हम लोग अब करंट कौन सी चीज़ पर जी रहे हैं, कौन सी इकोनॉमी पर जी रहे हैं, अब मैं तुम्हें रिवील करने वाला हूँ। 2008 से लेकर अभी तक कौन सी एज है? 2008 से लेकर अभी तक गौर करो तुम लोग, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हम लोग आराम से किसी चीज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं। इंफॉर्मेशन है हम लोग के पास, हम लोग आराम से किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं गूगल की वजह से। इंफरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट है वो हमारे पास। हम लोग कोई भी चीज़ एंटरटेनमेंट के लिए बुला सकते हैं। अगर हम लोग को ऊबर करना है आराम से जा सकते हैं। अगर हम लोग को किसी की प्रोफाइल देखनी है हम लोग आराम से देख सकते हैं। किसी से चैट करना आराम से देख सकते हैं। सब कुछ आ चुका हम लोग के पास। और दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेंशन हुई आईफोन की। तो क्या सुनने के लिए तैयार हो? ये कौन सी एज है? 2008 से लेकर अभी तक जिस एज में हम लोग जी रहे हैं उसे कहते हैं हम लोग पार्टनरशिप एज। पार्टनरशिप एज। अब क्योंकि आईफोन आ चुका था, क्योंकि सब कुछ आसान हो चुका है दुनिया में, हम लोग कोई भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं अपने चुटकी बजा के। तो हम लोग जिस एरा में अभी जी रहे हैं उसे कहते हैं पार्टनरशिप एज। क्योंकि अब सभी के पास सब कुछ है, एंटरटेनमेंट, एक्सेस, आसानी से सब कुछ चीज़ें मिल रही है। तो वैल्यू है किस चीज़ की भाई? वैल्यू पार्टनरशिप की है। अब तुम लोग अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना जानते हो, तुम अगर मेरे से कांटेक्ट में रहते हो, तुम अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ कांटेक्ट में रहते हो जो खुद भी अच्छा है, जो खुद भी स्किल्ड है, जिसे खुद कुछ करने आता है और तुम्हें भी कुछ करने आता है। मान लो कि तुम ऐप डेवलपर हो और मैं भी ऐप डेवलपर हूँ, ठीक है। हम दोनों ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की कि भाई अब हम दोनों पार्टनर हैं और हम लोग अब एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, एक ऐप बनाएंगे। मान लो ऐप डेवलपर है ना हम लोग, तो हम लोग एक ऐप बनाएंगे। तो अब हम लोग साथ मिलकर कोई काम कर सकते हैं क्योंकि हम लोग के पास सारी की सारी एक्सेस है। तो हम लोग साथ मिलकर एक ऐप बनाएंगे और हम लोग पार्टनरशिप करेंगे आईफोन के साथ। जरा सोचो तुम लोग भाई, हम लोग आईफोन के साथ पार्टनरशिप करेंगे कि हम हमारी ऐप को आपके एप्पल स्टोर पर पब्लिश करेंगे, जिसकी वजह से आपकी इनकम होगी और आपकी जितनी भी इनकम होती है उसमें से 70% हमारा हिस्सा होगा। क्योंकि ऐप स्टोर फ्री नहीं है, वहाँ पर भी जाके उसकी इनकम होने वाली है। तो जो सॉफ्टवेयर हम लोग वहाँ पर डालेंगे, जो ऐप हम लोग डालेंगे, उसके बदले में आपको हमें इनकम देना पड़ेगा। तो एप्पल खुश है, ठीक है भाई, मेरी भी इनकम तुम्हारी भी इनकम। समझ रहे हो इस बात को? तो कौन बने इस एज में अमीर? जरा सोचो तुम। पार्टनरशिप एज में तो तुम लोग जी रहे हो, तुम्हें पता ही है कौन कौन अमीर बन रहा है और क्यों अमीर बन रहा है। अडानी को ले लो, अंबानी को नहीं लो, अडानी को लो। क्योंकि अडानी ने पार्टनरशिप की, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उसने सही लोगों के साथ किया, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ उसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया, फिर किसी के भी साथ किया भाई, उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सही थी, इसलिए वो सक्सेसफुल है। ओयो क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सही फंडिंग वाले लोगों के साथ थी और वो लोगों को कनेक्ट कर पाया सही तरीके से। पार्टनरशिप एज में वही अमीर बनेगा जिसके पास क्या है बताओ? पार्टनरशिप एज में क्या है? वेल्थ। जिसके पास पार्टनरशिप है, और क्या? जिसके पास पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप, अगर तुम्हारा पार्टनर सही है, तुम्हारा पार्टनर पावरफुल है, तुम्हारा पार्टनर रिसोर्सफुल है, तुम्हारे पास एक्सेस है सही कैपिटल की, सही पार्टनरशिप की, तुम वेल्दी बनोगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो अच्छे लोगों के साथ पार्टनरशिप बनाना कितना इंपॉर्टेंट है इस एज में मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ठीक है। मेरी बात लिख के ले लो, हम लोग पार्टनरशिप एज में जी रहे हैं। अब मेरे पास बातें बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मैं एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता और तुम लोग को उतना सुनने में मज़ा नहीं आने वाला है। इसीलिए मैं आने वाली वीडियोस में एलोबरेट करने की कोशिश करूंगा। कनेक्टर बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊंगा, रिसोर्सफुलनेस के बारे में बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा, गोल्ड के बारे में, भाई बहुत कुछ है बताने को, समझे। तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लो। याद रखना तुम लोग पार्टनरशिप एज में जी रहे हो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पार्टनरशिप की। हम और तुम दोनों साथ मिलकर ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं और तुम नहीं है, यहाँ पर हम है, ठीक है। आई इकोनॉमी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी पार्टनरशिप एज में। अगर तुम लोग लोन वुल्फ हो, आई बनकर जी रहे हो कि मैं तो अकेले ही काफ़ी हूँ, इम्पॉसिबल है तुम्हारा ग्रो करना। वी इकोनॉमी हमेशा ग्रो करती है। तो पार्टनरशिप एज में अच्छी पार्टनरशिप रखो, अच्छे लोगों के साथ पार्टनरशिप रखो, स्किल्ड लोगों के साथ पार्टनरशिप रखो। गॉड पर बिलीव करो कि तुम और तुम्हारी फैमिली इस इकोनॉमी में थ्राइव कर पाए। चाहे कोई भी इकोनॉमी हो, हम लोग साथ मिलकर ग्रो करेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि आपकी फैमिली हमेशा इस मैट्रिक्स के ट्रैप से बाहर रहे और तुम लोग एक फ्रीडम वाली लाइफ जी पाओ। तो नीचे वाली लाल बटन को अभी कभी प्रेस करके इस चैनल के साथ जुड़ जाओ। हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाएंगे और साथ मिलकर ग्रो करेंगे। मैं मिलता हूँ आप जैसे खूबसूरत लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक बोलो जय श्री राधा। बताना क्या जाने कोई इतना